दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है केट की आंख खुलने से। केट और जॉन के पहले से दो बच्चे हैं, एक बेटी मैक्स जो डम और डेफ है, एक बेटा जिसका नाम डैनियल है और हाल फिलहाल में उसने अपना एक तीसरा बच्चा खोया है और इसी के गम में वो हमेशा रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट एक थेरेपिस्ट के पास गई है और वो उसे अपने एक डरावने सपने के बारे में बताती है। तो थेरेपिस्ट उसे बोलती है कि एक बच्चा गोद लेने के लिए, पर केट कहती है कि वो मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं है, इसीलिए ये सारे सपने उसे आते हैं डरावने वाले। उसी रात को केट अपने पति से बच्चा गोद लेने के बारे में डिस्कस करती है और इस बात पर उसका पति सहमति दिखाता है। तो अगले ही दिन दोनों ऑर्फनेज जाते हैं बच्चा गोद लेने के लिए। वहाँ पर इनकी मुलाकात एक बच्ची से होती है जिसका नाम ईस्टर होता है। जॉन ईस्टर की पेंटिंग्स देखकर चौंक जाता है। उसी वक्त ऑर्फनेज की वार्डन आकर एस्टर की खूबियां बताने लगती है। ये सारी खूबियां देखकर इनकी फैमिली प्रभावित हो जाती है और वार्डन उन्हें बताती है कि ये लड़की रशिया से अमेरिका आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने ईस्टर को यहाँ लाया उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। केट और जॉन इस लड़की को गोद ले लेते हैं और 3 हफ्ते बाद इस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। केट और उसका पति घर के सारे मेंबर से ईस्टर को मिलाता है। सारे लोग इसे वेलकम गिफ्ट देते हैं, लेकिन डैनियल को यह सब पसंद नहीं आता है। हम देखते हैं कि डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में जाता है और वहाँ जाते ही हम देखते हैं कि डैनियल और उसके दोस्तों एक पोर्नोग्राफिक के मैगजीन देख रहे होते हैं। और आगे हम देखते हैं कि केट खुश हो रही होती है क्योंकि एस्टर और मैक अब साथ साथ खेल रहे होते हैं। अब रात का सीन होता है। हम देखते हैं कि केट और जॉन मेकआउट कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त कमरे में एस्टर और मैक्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बिजलियां बहुत तेजी से कड़क रही है और हमें डर लग रहा है, तो हम यहीं पर सोना चाहते हैं। यहाँ एस्टर जॉन के साथ सोने की इच्छा जलाती है और उसे पीछे से कडल करके सो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल की टीचर एस्टर का स्कूल के बच्चों से इंट्रोडक्शन करा रही होती है। उसी क्लासरूम में बैठी एक लड़की एस्टर का उसके कपड़ों का मजाक उड़ा देती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बाद डैनियल अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान वो एक कबूतर को घायल कर देता है। अब डैनियल उस घायल कबूतर के पास जाता है और वहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि पीछे से एस्टर और मैक्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर एस्टर बताती है कि इसे पत्थर से कुचलकर मार डालो, नहीं तो ये पीड़ा से तड़पती रहेगी। पर डैनियल घबरा जाता है और मना कर देता है। तो उसी वक्त एस्टर उसी पत्थर को उस कबूतर को कुचलकर मार देती है। अब हम देखते हैं कि केट एस्टर के कमरों की सफाई कर रही होती है और सफाई करते करते उसे एक बाइबल मिलती है और उस बाइबल में उसे एक तस्वीर दिखती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो उस बाइबल को वहीं रखकर चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डैनियल गुजरते हुए एस्टर की किताबों को गिरा देता है और किताबें गिरते ही स्कूल की एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई किताबों में से बाइबल उठाती है और इसी बाइबल के चक्कर में उन दोनों में छीना झपटी हो जाती है और इसके कारण बाइबल के कई सारे पन्ने फट जाते हैं। अब जैसे ही एस्टर सारे पन्नों को इकट्ठा करके बाइबल में रखने की कोशिश करती है तो पीछे से वही लड़की उसके कॉलर को पकड़कर छेड़ती है और ऐसा करते ही एस्टर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट एस्टर को पियानो बजाना सिखा रही होती है और पियानो बजाते बजाते एस्टर केट से पूछती है उसके तीसरे बच्चे के एबॉर्शन के बारे में। केट बताती है कि उसने इस बच्चे को जमीन में दफना दिया है और जमीन पर उन्होंने गुलाब के पौधे लगा दिए हैं। अब जब तक ये पौधे जीवित रहेंगे तब तक उनका बच्चा जीवित रहेगा। इसकी बातें सुनकर एस्टर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि केट एक अच्छी माँ है और दोनों गले लगा लेते हैं एक दूसरे को। अब रात का सीन होता है। अब हस्बैंड वाइफ को लगता है कि बच्चे सारे सो गए हैं और वो लोग किचन में ही मेकआउट करने लगते हैं और इसी मेकआउट के दौरान एस्टर किचन में आ जाती है और इन्हें देखकर वो अपने कमरे में जाकर पेंटिंग करने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि केट एस्टर से उस रात के बारे में बात करने जाती है, पर एस्टर उसे कहती है कि उसे ये सब पहले से ही पता है। ये बात सुनकर केट थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और ये बात वो जॉन को बताती है। अब केट यहाँ जॉन से कहती है कि हम लोगों को एस्टर के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करनी चाहिए। जॉन इस सारी कन्वर्सेशन को एकदम लाइटली लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन मैक्स और एस्टर के साथ पार्क में होता है। अब इसी पार्क में वो लड़की भी होती है जो बार बार ईस्टर को परेशान करती थी। जब यही लड़की फिसल पट्टी पर खेलने जाती है तो ईस्टर उसे पीछे से धक्का दे देती है और उसके धक्का देने से ही लड़की गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है और ये सब मैक्स देख लेता है। अब रात में खाना खाते वक्त जॉन एस्टर से उस लड़की गिरने के बारे में पूछता है। तब एस्टर उसे झूठ बोल देती है कि वो अपने आप गिरी थी और इसी बात पर मैक्स भी उसकी हामी भर देती है। खाना खाने से पहले एस्टर प्रार्थना करती है और उसे देख के मैक्स भी प्रार्थना करने लगती है। अब ये सब देख के डैनियल को गुस्सा आता है और वो एस्टर पर बुरा भला बोलने लगता है। अब डैनियल के इस हरकत पर जॉन को गुस्सा आता है और उसे सजा देने के तौर पे वो डैनियल के ट्री हाउस पर ताला लगा देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट एस्टर और मैक्स शॉपिंग करने गए होते हैं और उसी वक्त ऑर्फनेज के वार्डन का कॉल आता है। अब वार्डन उसे याद दिलाती है कि एस्टर की डेंटल रिपोर्ट जमा करानी है, पर केट उसे कहती है कि एस्टर बार बार डेंटिस्ट के पास जाने से मना कर रही है और उसे टाल रही है। और यहाँ हम देखते हैं कि केट बच्चों से थोड़ा दूर आकर वार्डन से अपनी सारी घटनाओं के बारे में बताती है जो जो एस्टर के साथ घटी थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स केट के होठ पढ़कर एस्टर को बताती है कि केट और वार्डन एस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। रात को केट देखती है कि एस्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजा रही होती है और यहाँ पर केट को शक होता है। केट को एस्टर ने बताया था कि उसे पियानो बजाना नहीं आता है। अब रात में हम देखते हैं कि केट और जॉन एस्टर को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं और ये डिस्कशन बहस में बदल जाती है और बहस झगड़े में बदल जाती है। एस्टर ये सब बगल के कमरे से सुन रही थी और ये सारी बातें सुनकर एस्टर मुस्कुराने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अनाथालय की वार्डन इनके घर आ जाती है और घर आने पर वो वार्डन कहती है कि शायद आप लोगों ने एक गलत लड़की को गोद ले लिया है। अब वार्डन उन्हें बताती है कि इससे
पहले एस्टर जिस फैमिली में थी उस फैमिली में एक बच्चे की लाश मिली थी और इस घटना के दौरान एस्टर वहीं पर मौजूद थी। और इससे पहले जिस फैमिली में वो रहती थी उस फैमिली के घर में आग लग चुकी थी और उस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एस्टर ही जिंदा बची थी। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि वो आग किसने लगाई थी। अब ये सब सुनकर जॉन वार्डन की बातों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उनके हिसाब से एस्टर सिर्फ एक 9 साल की बच्ची है। अब ये सारी बातें एस्टर दीवार के पीछे से सुन रही होती है और बातें सुनने के बाद वो मैक्स के पास जाती है और मैक्स को बताती है कि वार्डन उसे यहाँ से ले जाने आई है। अब एस्टर मैक्स से हेल्प मांगती है और बोलती है कि उसे ट्री हाउस की चाबी ढूंढने बोलती है। अब मैक्स उसे चाबियों का गुच्छा ढूंढकर लाकर दे देती है। अब हम देखते हैं कि एस्टर उन चाबियों से एक तिजोरी खोलती है और उस तिजोरी में जॉन की गन होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस रास्ते से वार्डन गुजर रही होती है उसी रास्ते पर एस्टर और मैक्स वेट कर रहे होते हैं और वेट करते करते ठीक गाड़ी के सामने एस्टर मैक्स को धक्का दे देती है और रोड पर मैक्स के आ जाने से वार्डन की गाड़ी का संतुलन खो जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाती है, पर वो बच जाती है और वो गाड़ी से निकलते ही तुरंत वो मैक्स के पास आती है ये देखने के लिए कहीं से छूट तो नहीं लगी। और उसके पास आते ही एस्टर उसे हथौड़े से वार कर देती है और एक के बाद एक बहुत सारे वार करती है और वार्डन की वहीं मौत हो जाती है। अब ये सारे हथियार जिससे वार किए गए थे उसको एक बैग में भरकर वो ट्री हाउस में छुपा देती है और मैक्स को डराती है और धमकाती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जेल भेज देगी। अब ट्री हाउस से उतरते वक्त डैनियल एस्टर को देख लेता है और उसे देखते ही वो पीछे छुप जाता है, पर एस्टर को डैनियल का पता चल जाता है बट वो वहाँ कुछ नहीं करती। पर उसी रात को एस्टर डैनियल के कमरे में जाती है जब डैनियल सो रहा होता है और डैनियल के पास जाकर उसे चाकू के नोक पे डराती और धमकाती है और कहती है कि ट्री हाउस के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, नहीं तो वो उसे जान से मार देगी। अब ये बातें सुनकर डैनियल बहुत डर जाता है और पैंट में ही पेशाब कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अनाथालय से केट को कॉल आता है और वो बताते हैं कि वार्डन अभी तक अनाथालय नहीं पहुंची है। अब उसी रात पुलिस को वार्डन की लाश मिलती है। अब पुलिस केट और जॉन के घर आकर पूछताछ करते हैं बट इस पूछताछ से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब अगले दिन जॉन एस्टर को डेंटिस्ट के पास ले जाने आता है। अब एस्टर यहाँ मना करती है, वो कहती है कि डेंटिस्ट जाने का प्लान शिफ्ट कर दो ताकि वो अपने डैडी के साथ खेल सके। अब यहाँ हम देखते हैं कि केट मैक्स और डैनियल से एस्टर के बर्ताव के बारे में पूछती है पर ये दोनों डर के मारे में कुछ भी नहीं बताते। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और एस्टर एक कमरे में पेंटिंग कर रहे होते हैं और एस्टर जॉन को बताती है कि वो कितनी लकी है कि उसे जॉन जैसा पिता मिला और वो ये भी कहती है कि केट उसे पसंद नहीं करती। और यहाँ जॉन एस्टर को बताता है कि केट भी उससे बहुत प्यार करती है और जॉन एस्टर को आइडिया देता है कि तुम केट को कुछ प्रेजेंट्स या गिफ्ट ला कर दो, इससे केट खुश हो जाएगी और दोनों में रिश्ते मजबूत होंगे। अब अगले सीन में एस्टर केट को एक फूलों का गुलदस्ता लाकर देती है। अब ये फूलों का गुलदस्ता उसी कब्र से तोड़कर लाती है जहाँ पर केट ने अपने तीसरे बच्चे को दफनाया था। इन फूलों को देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है और केट एस्टर के हाथों से फूलों को छीनने की कोशिश करती है और उसी वक्त जॉन आ जाता है और केट को बताता है कि उसी ने एस्टर को कुछ गिफ्ट करने के लिए कहा था। बट यहाँ पर केट को ऐसा महसूस होता है कि एस्टर ने ये सब जानबूझकर किया है। रात को एस्टर जानबूझकर अपने हाथों को खुद से तोड़ती है और जॉन को बताती है कि केट के साथ छीना झपटी में उसका हाथ टूटा है। अब ये देख के जॉन तुरंत एस्टर को हॉस्पिटल ले जाता है और जब केट वहाँ आती है तो जॉन उसे डांटने लगता है और बताता है कि एस्टर आज जॉन के साथ सोना चाहती है क्योंकि उसे डर लग रहा है, इसलिए केट को नीचे वाले कमरे में सोना पड़ता है। अब केट नीचे जाकर सीधे वाइन शॉप पर जाती है और वहाँ से 2 बोतल उठा लाती है, पर वाइन पीने के बजाय वो बेसिन में फ्लश कर देती है क्योंकि थेरेपिस्ट ने उसे वाइन पीने से मना किया था। अब अगले दिन केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और केट की नजर हटते ही एस्टर कार से बाहर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देती है और उसे रिवर्स गियर में लगाकर छोड़ देती है और गाड़ी सीधे बर्फीले चट्टानों से जाकर टकरा जाती है। पर यहाँ पर खुशकिस्मती से मैक्स को कोई भी चोट नहीं आती। अब शाम को जॉन वाइन की बोतल दिखाता है केट को जो केट ने खरीदी थी। अब दरअसल ये बोतल एस्टर ने ढूंढ कर दी थी जॉन को। अब जॉन केट पर इल्जाम लगाता है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रही थी, पर केट यहाँ कहती है कि उसने वो बोतल को बेसिन में ही फ्लश कर दिया था, पर जॉन उसकी एक नहीं सुनता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट अनाथालय कॉल करती है और कॉल करने के बाद उसे पता चलता है कि एस्टर को इससे पहले जिस परिवार ने गोद लिया था वो एक इल्लीगल तरीके से गोद लिया गया था, इसलिए इनके पास कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। अब केट को एस्टर के कमरे में मिली एक बाइबल याद आती है और वो उस बाइबल को ढूंढती है। उस बाइबल में 3 लोगों की तस्वीरें होती है। अब बाइबल के पीछे किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। अब केट इंस्टीट्यूट में कॉल करती है और अनाथ बच्चे के बारे में पूछती है। अब उसे पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट कोई अनाथालय नहीं, एक पागलखाना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल ट्री हाउस का ताला तोड़कर अंदर जाता है और एस्टर के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। उसी वक्त एस्टर वहां आ जाती है और उसे खून से भरे कपड़े और हथौड़े दिखाती है। अब एस्टर उसी के सामने इन सारे कपड़ों को आग लगा देती है और डैनियल को वहीं लॉक कर खुद बाहर चली जाती है और बचने की कोशिश में डैनियल ट्री हाउस से गिर जाता है और केट उसे देख लेती है खिड़की से और केट तेजी से उसकी तरफ भागती है और एस्टर डैनियल को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाती है, पर मैक्स उसे धक्का देकर गिरा देती है। तभी केट वहां पहुंचती है और डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में भी एस्टर डैनियल को मारने की कोशिश करती है, पर यहाँ डॉक्टर उसे फिर से बचा लेते हैं। अब केट को यहाँ एस्टर पर बहुत जोरदार गुस्सा आता है और उसके पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, पर यहाँ डैनियल को मारते हुए किसी ने नहीं देखा था, इसलिए डॉक्टर केट को रोकते हैं और केट को शांत करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। अब केट को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब ये सब सिनेरियो देखकर जॉन घर आकर बहुत सारा शराब पीता है। तभी एस्टर सेक्सी कपड़े पहनकर वहां पर आ जाती है और जॉन के अकेलेपन का फायदा देखकर उसे किस करने लगती है। जॉन
उस पर चिल्लाता है, पर एस्टर उसे कहती है कि वो बच्ची नहीं है। जॉन उस पर गुस्सा होता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केट को पागलखाने से फोन आता है और वो बताते हैं कि एस्टर कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है। और फोन पर डॉक्टर आगे बताते हैं कि एस्टर को एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिससे वो सिर्फ 9 साल की दिखती जरूर है, लेकिन वो है 33 साल की औरत। अब डॉक्टर उसे बताते हैं कि अपने पिछली फैमिली के पिता के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उसने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला। ये सुनते ही केट तेजी से घर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ जॉन एस्टर से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर वो कमरे में होती नहीं है। और जॉन जब कमरे की लाइट ऑफ करके निकल रहा होता है तो उसे कमरे में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है और वो देखता है कि कमरे में एक अजीब सी पेंटिंग बनाई गई है जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। जब वो पेंटिंग को ध्यान से देखता है और कुछ पेंटिंग को दीवार से हटाता है तब वो देखता है कि दीवार पर एक अश्लील चित्र बनाई गई है। अब केट ड्राइविंग करते वक्त जॉन को कॉल करती है। जॉन फोन उठाने नीचे आता है। नीचे आता ही उसे सर्किट बोर्ड में चिंगारी दिखती है। सर्किट बोर्ड की स्विच को बंद करके वो अपने फोन लेने आता है और उसी वक्त एस्टर उसकी पीठ में छुरा भोंक देती है और जॉन को एक दर्दनाक मौत देती है। मैक्स ये सब देखती है और अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। केट भी घर पहुंचती है। घर पहुंचती ही वो जॉन के मरा हुआ शव को देखता है और वो उसे देख के रोने लगती है। तब उसके दिमाग में मैक्स का ख्याल आता है और वो मैक्स को ढूंढने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाती है। उसी वक्त एस्टर उसके ऊपर गोली चलाती है। एस्टर केट को ढूंढते हुए कमरे में आती है, पर केट उसे नहीं मिलती। उसके बाद एस्टर मैक्स को ढूंढने नीचे जाती है। हम देखते हैं कि मैक्स गार्डन में छुपी हुई है। अब शीशे की छत से केट मैक्स को देख लेती है। उसी वक्त एस्टर देख लेती है और केट पर गोली चलाती है। साथ ही साथ वो मैक्स को भी ढूंढकर उस पर गोली चलाती है। केट मैक्स को बचाने के लिए शीशा तोड़कर एस्टर के ऊपर ही गिर जाती है। मैक्स केट को जगाती है। फिर केट मैक्स को लेकर घर से बाहर चली जाती है। जाते वक्त वो गन को भी अपने साथ ले जाती है, पर जाते जाते एस्टर इन दोनों पर चाकू से हमला करती है। जब एस्टर और केट की लड़ाई हो रही होती है तब मैक्स मौका देख के बंदूक लेकर अपने हाथों से एस्टर के ऊपर गोली चला देती है, पर ये गोली जाकर बर्फ में लगती है। बर्फ का टुकड़ा टूटता है और एस्टर और केट पानी में गिर जाते हैं। केट जैसे तैसे पानी से बाहर आती है। हम देखते हैं कि एस्टर केट से बचाने के लिए बोलती है, पर इस बार केट एस्टर के जाल में नहीं फंसती और उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस्टर का शरीर पानियों की गहराइयों में धंस जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ऑसम एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।